जी तो बेटा अब हम बारी बारी सब ट्रांजिशंस को स्टडी करते हैं। तो नंबर वन पे हमारे पास है जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसकी वेवलेंथ आपको बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि ये कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, और इसकी रेंज के अंदर हम किन मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं, ये सारी डिटेल में हम बात करते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की अगर आप बात करो तो सिग्मा आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है, और सिग्मा स्टार डेफिनेटली ये भी सिंगल बॉन्ड की ही टाइप है। तो यहाँ पर ये जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं आपको पता है जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये उनके दरमियान ये ट्रांजिशन होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल बेटा आपके पास है अल्केन्स, और हेलो अल्केन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी सिग्मा बॉन्ड ही पाया जाता है, डबल बॉन्ड की कैटेगरी में ये ट्रांजिशन नहीं होती। और ये ट्रांजिशन जो होती है ये लाई कितने के दरमियान करती है ये भी आपको बताता हूँ। और इसकी वेवलेंथ का पहले तो ऑर्डर आपको बता दूं, तो इसकी जो लैम्डा मैक्स एक होती वैल्यू लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स बेटा हर मॉलिक्यूल की करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, जिससे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं यूवी के अंदर कि कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसकी लैम्डा मैक्स तकरीबन 150 नैनोमीटर के दरमियान होती है। अब मैं आपको बताता हूँ लैम्डा मैक्स क्या होती है। बेसिकली ये यूवी का स्पेक्ट्रा इस तरह से आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप मान लो कि कंसंट्रेशन है और ये एब्जॉर्प्शन है, तो लैम्डा मैक्स, या यहाँ पे आप वेवलेंथ मान लो, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मान लो, ये लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ होती है, लाइक ये इस वेवलेंथ पे है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ये लैम्डा मैक्स से मुराद ये नहीं कि हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ तो ये है 400 नैनोमीटर, सपोज कर लें। लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है, ये लाइक 150 है। यहाँ पे देखेंगे आप एब्जॉर्प्शन पीक जो है ये आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रही थी। तो लैम्डा मैक्स वो वैल्यू होती है जहां पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है, ना कि वेवलेंथ मैक्सिमम हो। तो ये याद रखना है, इसकी लैम्डा मैक्स 150 तक होती है। और इसकी एनर्जी जो होती है वो हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी है क्योंकि वेवलेंथ इसकी कम होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे चले आगे चल के एक सवाल और डिस्कस करते हैं इसको। अब ये आपने याद रख लेना है, ये कलरलेस रीजन के अंदर आती है, क्योंकि ये यूवी रीजन होता है ना। इसको हमारी आई जो होती है, आंख जो होती है हमारी, वो देख नहीं सकती। तो इसलिए ये कलरलेस होती है। और ये एग्जाम्पल बता दी मैंने किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये होती है। अब साथ में सेकेंड ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, वो होती है जी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये क्या होती है बेटा? ये एन आपको पता है नॉन बॉन्डेड, एन से मुराद है लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर हो। और सिग्मा स्टार जो होता है वो आपको पता है सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाता है। तो वो मॉलिक्यूल्स ढूंढे जिनके अंदर लोन पेयर हो और सिंगल बॉन्ड हो। तो बहुत से आसान से हैं, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनके साथ कोई हेट्रो एटम अटैच हो, मान ले हेलो अल्केन्स। अब हैलोजिन जो होते हैं इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अल्कोहल्स, अल्कोहल के पास ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर्स होते हैं। फिर एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड में भी लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। इसके अलावा वाटर, वाटर में भी आपको 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर देखने को मिलते हैं। और कीटोन्स। तो ये एग्जांपल्स हैं। जब भी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि जिसके अंदर लोन पेयर हो और उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड हो, उसके अंदर ये पाई जाएगी। और इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम जो है वो 175 नैनोमीटर तक होती है बेटा। इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि वेवलेंथ बढ़ चुकी है। इसकी एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी लेस होती है क्योंकि वेवलेंथ जो है इसकी वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन जो होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव भी होती है। इससे क्या मुराद है? ये ट्रांजिशन बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव ट्रांजिशन है। इससे क्या मुराद है इसको मैं आपको बता दूं।
कि इस ट्रांजिशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। मान लें कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है CH3OH, तो इसी तरह का डेफिनेटली और भी मॉलिक्यूल होगा CH3OH, और भी इस तरह का मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन, एक एटम का ऑक्सीजन और दूसरे का जो है वो हाइड्रोजन जो है वो मिलकर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वेव नंबर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को करवाने के लिए, कम। मेन बात ये याद नहीं कि यूवी के अंदर हम जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करवाना है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल के। हम बात इलेक्ट्रॉनिक लेवल की करेंगे। अब ना एक सवाल है हमारे पास, उसको हम स्टडी करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में ये ट्रांजिशन होंगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड भी होता है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि पाई बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होता है बेटा, उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो क्यों नहीं हो सकती। डबल बॉन्ड के अंदर सिर्फ अकेला पाई बॉन्ड थोड़ी ना होता है, उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई भी होता है, तो पॉसिबल है ये। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको समझ लें। ये देखिए, ये एल्डिहाइड है, ये इसके पास लोन पेयर है, इसके अंदर एक तो पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो पॉसिबल है। ठीक हो गया। सिग्मा टू पाई की, एन टू सिग्मा स्टार की बात कर रहे हैं ना, तो ये एन होता है और ये सिग्मा, दोनों कंडीशन फुलफिल है तो एल्डिहाइड में ये हो सकती है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एक सवाल है हमारे पास कि ये कॉन्सेप्चुअली एक सवाल है बेटा कि एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा चाहिए होगी, CH3Cl में या CH3I में, किसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए और कम वेवलेंथ चाहिए, या दूसरे लफ्जों में किसके अंदर हमें ज्यादा वेवलेंथ चाहिए और कम एनर्जी चाहिए। तो एक बात आपको बता दूं, क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन आयोडीन, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। आयोडीन भी खींचेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, चार्जेस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता होना चाहिए पोलर जो बॉन्ड होता है, मोर पोलर होता है, वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए फिर हाई एनर्जी चाहिए होगी और वेवलेंथ कम लगेगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो हाई एनर्जी चाहिए, जबकि जो ये है ये वीक बॉन्ड है, वीक होगा, तो यहाँ पर वेवलेंथ आपकी मैक्सिमम होगी और एनर्जी जो होगी वो कम लगेगी। तो ये समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ का ऑर्डर ज्यादा होगा CH3I में, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते थर्ड ट्रांजिशन की, वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये क्या होती है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, आपके पास ये ट्रांजिशन पॉसिबल होती है बिटवीन बॉन्डिंग पाई और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के अंदर, यानी जिनमें सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड होगा उन्हीं के अंदर ये ट्रांजिशन होगी, ठीक है। यानी अनसेचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होगा उनमें पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएंगे अल्कीन और अल्काइन, इसके अलावा एरोमेटिक्स भी आ जाते हैं इसी के अंदर। तो आपसे ना सवाल पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल होगा। लैम्डा मैक्स जो होता है,
इसमें 200 से ग्रेटर होता है। अब तो शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि यूवी से हम कंजुगेशन चेक कर सकते हैं, कंजुगेशन चेक कर सकते थे या कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते थे। तो आप में से शायद किसी ने पढ़ा नहीं है, या सवाल नहीं किया, करना चाहिए था। अब ये जो वेवलेंथ है ये 200 से ज्यादा है। बाकी जो दो ट्रांजिशन हम पढ़ चुके हैं वो 10 से लेकर 200 से बिलो है। मतलब कहने का है कि उसको तो हम स्टडी ही नहीं कर सकते थे, ये ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर। उसको तो हम अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करवाता है, स्टडी नहीं कर पाते उसे। फिर तो सिर्फ इसीलिए मैंने ये बात की थी कि यूवी से हम कंजुगेशन चेक कर सकते हैं, जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे उनको, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनको हम अंडरस्टैंड करवा सकते हैं यूवी से, लेकिन सिंगल वालों को हम अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। उसके लिए यूवी कहती है कि मेरी तरफ से माजरत है। ठीक है, तो यूवी तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप वैक्यूम नहीं लगाते। तो ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब ये थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ ट्रांजिशन ही हमारे काम की होती है। ठीक है, ये रीजन होता है जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और यही अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं इजीली यूवी के अंदर विदाउट एनी डिस्टरबेंस। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ट्रांजिशन आ जाती है, वो होती है जी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सॉरी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन जो होती है नॉन बॉन्डिंग, यानी जिसके पास लोन पेयर हो, और बेटा जी ये होगी एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग के दरमियान ये ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, और ये सिमिट्रिकली तो फॉरबिडन है, सिमिट्रिकली फॉरबिडन है, लेकिन स्पिन के लिहाज से ये अलाउड होती है। इसीलिए सिमेट्रिकल फॉरबिडन होने की वजह से इसकी जो पीक की इंटेंसिटी होती है, यानी पीक जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं आती एज कंपेयर टू प्रीवियस ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार जिसको हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये ट्रांजिशन होगी ज्यादातर केसेस में कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं बेटा, जैसा कि कीटोन हो गया, ठीक है, और कीटोन हो गया, उसके अलावा कोई ऐसा कार्बोनिल जिसके साथ कोई हेट्रो एटम अटैच हो, फॉर एग्जांपल NH2 अमाइड वगैरह, CaCOOH। तो ये भी कार्बोनिल डेरिवेटिव्स ही होते हैं, ये याद रखना है आपने। और इसके अंदर की वेवलेंथ जो होगी वो 200 से ग्रेटर होगी, 200 नैनोमीटर से ग्रेटर होगी, और इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो ये फोर ट्रांजिशंस की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी यूवी की, आई होप कि यूवी का पर्पस क्या था और किन मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी कर सकते हैं यूवी से, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स क्या है जी, उनके मुतालिक अब हम डिस्कशन करते हैं। क्रोमोफोर्स ये कोविलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, कोविलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। मैं आपको इनकी टाइप्स भी बताऊंगा जो मैंने मतलब अपनी बेस पे वो बनाई है इनकी टाइप्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या सच बुक्स में ये टाइप्स नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इनके पास लार्ज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं इनके पास बेटा। और क्रोमोफोर्स का फंक्शन क्या होता है? क्रोमोफोर्स जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोफोर्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड मोइटीज, मोइटीज कहते हैं पार्ट को, कोवलेंटली बॉन्डेड पार्ट्स, यानी ये वो पार्ट्स होते हैं विद एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के साथ, विद एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच्ड ये होते हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल, और ये बेटा जी रिस्पॉन्सिबल होते हैं
किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, यूवी विजिबल लाइट की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। आपने देखा होगा कि आपसे अगर पूछे टमाटर का कलर रेड क्यों होता है, आप उन्हें धड़ल्ले से कहें कि इसके अंदर क्रोमोफोर्स होते हैं, वो पूछे क्रोमोफोर्स क्या है? क्रोमोफोर्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब क्रोमोफोर्स की टाइप्स मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खुद से बनाई है, बेसिकली बुक्स में भी आपको नहीं मिलेंगी ऐसा। तो टाइप्स इसकी दो है बेसिकली, पाई टू पाई स्टार क्रोमोफोर्स। इसमें आपके पास डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आ जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आ जाते हैं। एक ही बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड इसकी टाइप है वो N2 वाई स्टार क्रोमोफोर, और इसके अंदर बेटा जी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह आ जाता है, एजो कंपाउंड्स आ जाते हैं और नाइट्राइल्स वगैरह आ जाते हैं, नाइट्रो ग्रुप्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ये टू टाइप्स होगी क्रोमोफोर्स की। तो क्रोमोफोर्स कलर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए बहुत जरूरी है। कलर एब्जॉर्ब होगा पाई बॉन्ड्स की वजह से, क्योंकि ट्रांजिशन हमने अभी अभी पढ़ा है कि ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार्स में होंगी या एन टू पाई स्टार में ट्रांजिशन होगी। तो क्रोमोफोर्स के अंदर वो दोनों खसूसियात होती हैं, यानी लाइट एब्जॉर्बिंग जो कंपोनेंट है वो क्रोमोफोर है और कोई नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम क्या है जी? ऑक्सोक्रोम वो पार्ट होते हैं जो कि नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब ये अटैच हो जाए क्रोमोफोर के साथ, क्रोमोफोर के साथ जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये लाइट की इंटेंसिटी को शिफ्ट कर सकते हैं, या तो इंक्रीज कर देंगे एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ को या डिक्रीज कर देंगे। तो ये क्रोमोफोर के साथ समझ लें अटैच्ड होते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन की और डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो अब इनकी भी आपको टाइप्स बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है जी। टाइप्स इनकी आपको बताता हूँ। तो इनकी टाइप्स बेटा, सब्र बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, अगर सब्र है तो आप बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में पेशेंस रखें। एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने आपको स्टार्ट ही नहीं कुछ करवाया, तो आप लोग पेशेंस रखा करें। तो इनशाला ये सारी चीजें आपकी मैं एक तरतीब से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसकी टाइप है, फिर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये दो टाइप्स हैं बेटा इसकी। अब हम बात करते हैं क्रोमोफोर्स कैसे वर्क करते हैं और ऑक्सोक्रोम कैसे वर्क करते हैं। देखें, ये बेंजीन है, बेंजीन में आपको बता नेट सिंगल एंड पाते हैं और ये एक क्रोमोफोर होता है ये सामने, इसी ये एक क्रोमोफोर है, ठीक। बेंजीन के साथ मैं कोई और कर दूं लाइक NH2, ये ट्रिपल भी आ गई है। NH2 के पास लोन पेयर, और ये N और सिग्मा, ये आप कह सकते हैं N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसके अंदर हो सकती है। अब H2 ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिया। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो याद रखो जब नाइट्रोजन को इसके साथ लगाते हैं तो ये, और ये वाला जो बॉन्ड होगा बेंजीन रिंग वाला, वो एज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगी। अब क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम लगाने से क्या हुआ? ऑक्सोक्रोम लगाने से ये हुआ कि बेंजीन सिस्टम के अंदर रेजोनेंस इंक्रीज हो गई, रेजोनेंस इंक्रीज होगी, रेजोनेंस इंक्रीज हो गई। और एक बात बता दूं, जब भी किसी सिस्टम के अंदर
रेजोनेंस इंक्रीज हो जाए, रेजोनेंस इंक्रीज हो जाए तो वो सिस्टम की एनर्जी जाती है, एनर्जी उस सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी उस सिस्टम की बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी उस सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस की वजह से एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी कम चाहिए। क्या मतलब है सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आप खाली बेंजीन की बात करो तो इसकी लैम्डा मैक्सिमम जो होती है वो 255 नैनोमीटर है। यानी ये इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू है जिससे हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि ये कंपाउंड बेंजीन है। ठीक है, अगर इसके साथ हम लगा दें NH2, ये चूंकि ऑक्सोक्रोम होता है, AC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑक्सोक्रोम है, जब ये लगाते हैं इसके साथ तो बेटा जी जो ये रिंग होती है, जब ये NH2 लगता है तो इसके अंदर आपको पता है रेजोनेंस इंक्रीज करवा देता है। तो इसकी लैम्डा मैक्स जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होके 280 आ जाती है, 280 नैनोमीटर हो गई है। अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स जो थी वो शिफ्ट हो चुकी है। तो कहने का मकसद क्या है, अब सिस्टम में स्टेबिलिटी आ गई है, तो उसकी एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ उसको जो है वो वेवलेंथ जो है उसकी वो इंक्रीज हो गई है। यानी आप कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है, इस कंपाउंड की एनर्जी कम हो गई है। तो ये फंक्शन होता है ऑक्सोक्रोम का कि वो अटैच हो जाए, या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका फंक्शन है। इसके बाद आपको सारी एग्जांपल्स बता दूंगी। बेंजीन रिंग जो है ये आपको अब पता चल जाना चाहिए, क्योंकि बेंजीन में डबल या सिंगल बॉन्ड है। तो बेंजीन हो गए या जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सारे के सारे क्रोमोफोर्स होते हैं। अब आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ, चलो देखें। ये ऊपर वाले ग्रुप जो लगे हुए हैं ये ऑक्सोक्रोम है, और ये बेंजीन जो लगी हुई है ये क्रोमोफोर, CP। अब इसके साथ एक और बात बता दूं कि क्रोमोफोर जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे ही बढ़ेंगे एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए तो टमाटर इतना रेड नजर आता है। टमाटर क्यों हमारी आंखों को रेड नजर आता है, उसकी रीजन भी बता दूं आपको, तो चले सुन लें। लिप गाय, ऑरेंज बेटा, टॉप टू बॉटम जो होता है ये एनर्जी जो होती है ये डिक्रीज होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। रेड जो होता है उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। तो टमाटर के अंदर बहुत ज्यादा क्रोमोफोर होते हैं, उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो विजिबल रीजन में आ जाता है और हमारी आंखों को नजर आ जाता है उसका कलर। इसी तरह आपको एक बात बता दूं, जो आप सिग्नल्स देखते हैं उसके ऊपर रेड जो सिग्नल होता है वो स्टॉप के लिए क्यों यूज किया जाता है, उसकी रीजन यही होती है कि रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और 1 किलोमीटर दूर से खड़े बंदे को भी नजर आ जाए, ताकि कि सिग्नल स्टॉप हो चुका है, इशारा रुक चुका है, अभी आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो रेड कलर आपने यूनिफॉर्म अक्सर देखी होंगी, रेड कलर की बनवाते हैं कुछ रेस्टोरेंट। तो उसकी रीजन भी यही होती है, आई कैचिंग होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है, ताकि हमारी आंखों को भी इफेक्ट ना हो और दूर से खड़े बंदे को भी नजर आ सके। तो ये सारा UV का प्रैक्टिकल वर्क है जो मैंने आपको बता दिया, कैसे वेवलेंथ हमारी जिंदगी में असर करती है। तो आज का लेक्चर हम यही पे एंड करेंगे, कल ये टेक्निक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। कोई भी सवाल है आज के लेक्चर में तो आप बता सकते हैं। जी बेटा, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में ये चीजें ऐसे नहीं पढ़ी होंगी, इतनी डेप्थ में और इतनी डिटेल में, या ऐसे में भी आपने पढ़ी हो। लेकिन मैं खुद यूनिवर्सिटी की लाइफ से MPhil किया है मैंने, और काफी टाइम हो गया है। तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसे आपको अभी यहाँ इस सेशन में मिलेगी इंशाल्लाह। और अभी स्टार्ट है, एंड तक आप की केमिस्ट्री बेहतरीन हो जाएगी।